हेलो गाइस, दिस साकिब शेख एंड एक्सीलेंट जोश ऑफ कैबिनेट क्लास 12 में महाराष्ट्र में पढ़ राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर दिया, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथ्स हो राइट। मैथ्स का तो ऑलरेडी हम लोग ने पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया। अगर अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके वहां पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हो। क्लियर है। केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश किया है और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने फिनिश किया था आपका क्लास 12 का 13 चैप्टर, जिसका नाम एकदम प्यारा सा एसी सर्किट राइट। इससे पहले जो है हम लोग ने फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का 6 चैप्टर अभी तक हम लोग ने फिनिश किया। उसमें हम लोग ने कवर किया है रोटेशनल डायनेमिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऑक्सीलेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसी सर्किट। और ये वाला जो चैप्टर ये हमारा 7th चैप्टर है ये सीरीज का। क्लियर। तो इससे पहले के लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी आप लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट। चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं हम लोग स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस के साथ। सिंपल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, जो आपका क्लास 12 फिजिक्स का 15th चैप्टर राइट। तो उसमें हम लोग ने लास्ट वाला जो टॉपिक है वो हम लोग ने कवर किया था nth ऑर्बिट का रेडियस राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या बोलता है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी राइट। तो इससे पहले का जो लेक्चर अभी तक देखा नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर राइट। तो चलो अभी देखो नेक्स्ट जो है हमारा एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। तो एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी बोलता क्या है राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या बोला देखो, उससे पहले ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेशन स्टेट ये है क्या भाई। तो सबसे पहले देखो, अगर मेरा एनर्जी बहुत ही कम है, तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे बोला है अगर एनर्जी जो है वो बहुत कम है तो वो जो स्टेट है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। समझ में आ रहा है। चलो तो अभी सबसे पहले देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट होता क्या है। तो अगर मेरा एनर्जी लेस है, बहुत ही कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा स्टेट बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। क्लियर है। अगर ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। सिंपल। चलो अभी एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं करके देता हूँ, ये मेरा ए पोजीशन है, ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, ये मेरा बी पोजीशन है एक्साइटेड स्टेट राइट। तो क्या बोला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन। सपोज इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे, मुझे ग्राउंड स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाना है ये एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट से लेकर के एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। जितना एनर्जी लगता है कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाने के लिए, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अभी नेक्स्ट बोलता है कि बाइंडिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है देखो, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, इसका नोट्स हो जाएगा आपके पास अवेलेबल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एकदम प्यारा सा बाइंडिंग एनर्जी। हम लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन में राइट, क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। तो देखो बोलता क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बोला है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to be given to an electron in the ground state of that atom to set electron free। तो यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम एनर्जी हमको देना है, किसको देना है, उस इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट पे है। फॉर एग्जांपल देखो ये ए पोजीशन है मेरा ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एक मेरा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। तो क्या बोला है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम टू सेट एन इलेक्ट्रॉन फ्री। तो यहाँ पे सपोज ये अपना ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को मुझे फ्री करना है। क्लियर है। तो फ्री करने में मुझे मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर एनर्जी। क्लियर है। क्या बोला है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम एनर्जी मुझे एक इलेक्ट्रॉन को देना है जो ग्राउंड स्टेट पे है राइट। क्यों देना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को मुझे फ्री करना है, मतलब वहाँ से मुझे बाहर निकालना है। क्लियर है। चलो अभी देखो इसके अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल में जो थर्ड पोस्टुलेट्स है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, क्लियर है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मुझे टोटल एनर्जी कैसे मिलेगा, जो ऑर्बिट में है, मतलब फर्स्ट वाला ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट दोनों को क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। क्लियर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट्स, सपोज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम nth ऑर्बिट टू mth ऑर्बिट। क्लियर है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे mth ऑर्बिट है। क्लियर है। चलो यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ।
बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी बोलता क्या है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे बोला है मैंने कि सपोज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम mth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट। क्लियर है? तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन mth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो उस टाइम पे टोटल एनर्जी जो होगा मेरा, जो एक्सेस एनर्जी होगा वो होगा क्या, देखो वो क्या होगा। सबसे पहला देखो यहाँ पे जो एक्सेस एनर्जी होगा मेरा, जो एक्सेस एनर्जी जो होगा मेरा, एक्सेस एनर्जी वो होगा जो एनर्जी कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, m से n में जा रहा है, राइट, m से n में जा रहा है। तो जो एनर्जी होगा m का, उसको माइनस करेंगे कौन किस में जा रहा है, एनर्जी n का, राइट, mth ऑर्बिट का एनर्जी माइनस nth ऑर्बिट का एनर्जी। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे एक भी चीज़ याद रखो, और यहाँ पे ये इक्वल टू होगा एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर है? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमको पता है क्या होता है, h न्यू होता है। क्लियर है? इसको अच्छे से लिख दो, h न्यू होता है इक्वल टू एनर्जी ऑफ mth ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब यहाँ पे करना है क्या है, वी नो दैट एनर्जी ऑफ mth ऑर्बिट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z e का रेज टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर m स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे mth ऑर्बिट का एनर्जी और nth ऑर्बिट का एनर्जी दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे m आ जाएगा m के लिए, n के लिए यहाँ पे n आ जाएगा बस। एंड देखो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा बस। मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे m आ जाएगा m के लिए, यहाँ पे n आ जाएगा n के लिए। चलो अभी क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सपोज ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, h न्यू इक्वल टू एनर्जी ऑफ mth ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो h न्यू इक्वल टू एनर्जी ऑफ mth ऑर्बिट क्या है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस, फिर इधर क्या आएगा माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। क्लियर है? इसको n स्क्वायर को अच्छे से लिख दो, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर n स्क्वायर। क्लियर है? चलो यहाँ पे z स्क्वायर है, वेट, z स्क्वायर है। तो अभी देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, h न्यू इक्वल टू माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। कुछ तो कॉमन दिख रहा है दोनों में, क्या कॉमन दिख रहा है सर, क्या कॉमन है सर, कुछ तो कॉमन है, तो बोलो क्या कॉमन है यहाँ पे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर, यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर, राइट, और ई रेज टू 4 भी है, ये ऊपर का पूरा 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर, तो ये पूरे को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखो h न्यू इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ये कॉमन अंदर क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो h न्यू इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। अभी इसको अच्छे से और लिख सकते हो, मतलब पॉजिटिव जो है उसको पहले लिख दो, मतलब 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। क्लियर है? कुछ डाउट है? तो सबसे पहले किया क्या, यहाँ पे हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रॉन है मेरा वो जंप कर रहा है mth ऑर्बिट से लेके nth ऑर्बिट में। क्लियर है? तो टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, जो एनर्जी फर्स्ट वाला ऑर्बिट है उसको माइनस करेंगे सेकेंड वाले ऑर्बिट का एनर्जी से। क्लियर है? और वो इक्वल होगा फोटोन के एनर्जी। फोटोन का एनर्जी क्या है, h न्यू, h अपना प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे एनर्जी mth ऑर्बिट, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, बस इतना है। तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कॉमन उसको बाहर निकालो, बचेगा ये। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसके बाद अभी देखो होगा क्या, ये जो h है यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में, वो नीचे अगर गया तो क्या हो जाएगा, ये नीचे गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो होगा क्या, तो ये
क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Z²e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h³ हो जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे देखो 8 एप्सिलॉन तो h² है, ये h यहाँ पे है, तो h² और (1) क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये एज इट इज बचेगा। क्लियर है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/n² - 1/m²। क्लियर है, वेर ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट ये अपना c/λ होता है। क्या होता है c/λ, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो हो जाएगा c/λ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Z²e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h³ ब्रैकेट में 1/n² - 1/m²। अगर मुझे लैम्बडा चाहिए, c जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो देखो होगा क्या, ये c इधर नीचे गया तो 1/, ये जो c है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट h³ c, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1/n² - 1/m²। क्लियर है, तो ये बचेगा क्या, देखो यहाँ पे, चलो वेर यहाँ पे देख लो, वेर ये मेरा जो लैम्बडा है ये मेरा है भाई साहब क्या, वेवलेंथ है ना, ये मेरा है वेवलेंथ, और c जो है मेरा ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है, ये मेरा स्पीड ऑफ लाइट है। तो और एक चीज़ तुम कर सकते हो, यहाँ पे जो है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e⁴ अपॉन 8c एप्सिलॉन नॉट h³, ये जो है मेरा ये होता है रेडबर्ग का फॉर्मूला, वेर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h³ c, ये होता है RH का वैल्यू। यहाँ पे ब्रैकेट में RH का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर है, रेडबर्ग फॉर्मूला, ये जो अपना रेडबर्ग कांस्टेंट है। क्लियर है, रेडबर्ग कांस्टेंट समझ में आ गया। तो अभी फाइनल मुझे आंसर मिलेगा क्या, फाइनल आंसर क्या मिलेगा सर, 1/λ इक्वल टू RH। क्लियर है, तो ये सबको हटा दो तो बचेगा क्या, Z² बचेगा, Z² ब्रैकेट में 1/n² - 1/m², ये मेरा फाइनल आंसर। वेर ये जो है RH कांस्टेंट है, ये मेरा इसको बोलते हैं हम लोग रेडबर्ग फार्मूला। तो ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू होता है वो सर होता है, मतलब ये जो रेडबर्ग फार्मूला है ना ये पूरा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर है, कुछ डाउट है, अच्छा देख लो। सबसे पहले क्या किया है यहाँ पे, तो अगर कोई भी यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या हो रहा है, जंप कर रहा है। क्लियर, जा रहा है, तो जंप करने के दौरान मुझे अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले ऑर्बिट का एनर्जी माइनस सेकेंड वाले ऑर्बिट का एनर्जी। क्लियर है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है उसका फॉर्मूला ये, सेकेंड वाले का ये, दोनों में सेम है सब कुछ, सिर्फ यहाँ पे m आएगा यहाँ पे n आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, जो कॉमन था बाहर निकला बचा ये, तो इसको हम लोग प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा, बस इतना ही डिफरेंस। अब यहाँ पे h को यहाँ पे डिवाइड किया तो ये h³ हो गया, बाकी सब सेम था। क्लियर है, तो यहाँ पे याद रखो जो अपना h न्यू है ना, तो न्यू क्या होता है c/λ, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लैम्बडा मतलब वेव लेंथ, वैल्यू पुट कर देंगे, c इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखो ये जो होता है ये मेरा रेडबर्ग फॉर्मूला, उसका वैल्यू कितना है 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स, और RH जो है ना, RH बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर, तो फाइनल आंसर तुमको ये मिल जाएगा। तो ये हो गया था हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कुछ ऐसा स्टोरी था। अभी नेक्स्ट है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन, उसको आप कर दो IMP मार्क। क्लियर है, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन को IMP मार्क कर देना है। क्लियर, चलो जो नेक्स्ट है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली wave is associated with every material particle। तो अभी देखो उसके अकॉर्डिंग here 2πr equal to n lambda where n is equal to 1 2 3 ... जाएगा। क्लियर है, चलो
अगर मुझे अभी यहाँ पे डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग तो 2 पाई आर अपना क्या है भाई सब, क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्लियर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा वेवलेंथ। तो अगर मुझे यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू चाहिए, लैम्बडा का वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्बडा मतलब वेवलेंथ इक्वल टू 2 पाई आर एन अपॉन एन, ये मिल गया मुझे लैम्बडा, क्लियर है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो नेक्स्ट वाला जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है। नाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है ये अपना नॉर्मल है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है तो लैम्बडा nth ऑर्बिट के लिए तो क्या होता है h अपॉन पी एन, क्लियर है। यहाँ पे p मतलब क्या होता है अपना मोमेंटम है, नॉर्मल मोमेंटम। तो अभी देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इसको बोलते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो जब कंपेयर करोगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, यहाँ पे कंपेयर करोगे लैम्बडा तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 2, देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। तो फर्स्ट और सेकंड में देखो ये जो है उसके इक्वल हो जाएगा, मतलब h अपॉन पी एन इक्वल टू 2 पाई आर एन अपॉन एन, क्लियर है। ये होगा सपोज मेरा इक्वेशन नंबर 3, ये होगा इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। अभी देखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम, अभी यहाँ पे सबसे पहली बात पी एन का तुमको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ से, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 इसको बाद में देंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे करेंगे क्या। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 h अपॉन पी एन इक्वल टू 2 पाई आर एन अपॉन एन। तो मुझे पी एन का वैल्यू चाहिए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, क्लियर है। तो क्या होगा एन एच अपॉन 2 पाई आर एन इक्वल टू पी एन, मतलब ये मुझे मिल गया मोमेंटम का वैल्यू। किसका वैल्यू मिल गया, मोमेंटम का। मोमेंटम क्यों निकाला, क्योंकि इसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग ने पता किया है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या होता है मोमेंटम इनटू रेडियस होता है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अभी क्या करेंगे देखो, नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दैट इज एल एन। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, nth ऑर्बिट के लिए हो जाएगा, फॉर्मूला होता है मोमेंटम इनटू रेडियस। तो मोमेंटम का वैल्यू है यहाँ पे, क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट। तो फ्रॉम 3 तो एल एन इक्वल टू पी की जगह पे क्या आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई आर एन इंटू आर एन। तो ये आर एन कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा एन एच इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये मेरा आंसर, क्लियर है। सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो वेव है वो क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल में रहता है। तो यहाँ पे देखो जो सर्कमफ्रेंस है अपना सर्कल का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड में सर्कल के फॉर्म में क्या करता है, मूव करते रहता है। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड फोर्थ कुछ भी, और एल लैम्बडा जो है मेरा क्या है वेवलेंथ है। तो यहाँ पे मुझे वेवलेंथ अगर फाइंड आउट करना है, n यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h अपॉन पी एन, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, क्लियर है। तो अभी दोनों को इक्वल बता दो, यहाँ से मिल जाएगा तुमको नॉर्मल मोमेंटम। सेकेंड स्टेप में क्या फाइंड आउट करोगे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एल से। फॉर्मूला क्या, मोमेंटम इनटू रेडियस। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट जल्दी फास्ट। चलो यहाँ पे देख लो, पहले ये वाला बाइंडिंग एनर्जी का जो है अपना फर्स्ट स्लाइड, क्लियर है। अभी नेक्स्ट है हमारा सेकेंड स्लाइड, तो सेकेंड स्लाइड में हमारा पूरा आंसर है, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एक लास्ट टॉपिक हमारा, क्या बोला देखो, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या बोलता है, तो एकदम सिंपल सा है, देख लो। तो एटॉमिक न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यार जो एटॉमिक न्यूक्लियस है ना, वो हमारा किससे बना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिल करके बना है, क्लियर है। तो एटॉमिक मास हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रॉन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। तो क्या है, एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ए से, इक्वल टू जेड मेरा क्या है प्रोटॉन, एन मेरा क्या है न्यूट्रॉन, क्लियर। दोनों को मिलाओगे तुमको मिल जाएगा एटॉमिक न्यूक्लियस, क्लियर है। चलो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो अब नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियाई। तो साइज ऑफ न्यूक्लियाई में क्या बोलता है, देखो यहाँ पे बोला क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल न्यूक्लियस डू नॉट हैव सेम साइज। तो जितने भी न्यूक्लियस है भाई, उसका जो साइज है ना वो सेम नहीं होता है,
क्लियर है? जितने भी न्यूक्लियस है सभी न्यूक्लियस का साइज सेम नहीं होता है। नेक्स्ट, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट लीड्स टू लेस एटॉमिक साइज। अगर देखो क्या बोला है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है सेम ऑर्बिट में अगर रहेंगे तो वहाँ पे उसका जो साइज़ है एटम का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ऑर्बिट में, सेम ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेम ऑर्बिट में, तो उसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोर नंबर ऑफ ऑर्बिट लीड्स टू मोर एटॉमिक साइज बट साइज ऑफ न्यूक्लियर डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस का साइज़ है ना वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन्स के ऊपर। समझ में आ गया, किसके ऊपर, न्यूक्लियॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा कि जितने भी न्यूक्लियस है उनके साइज़ जो है वो सेम नहीं होते। दूसरा क्या रहेगा, सेम ऑर्बिट में अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा क्या बोला हम लोग ने कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियॉन्स पे। क्लियर? चलो इसको लिख के ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है, इसके आगे का 3 to 4 पेजेस है वो तुमको खुद से करना है, मतलब वो एग्जाम में पूछा भी नहीं आज तक, ना कभी पूछेगा। चलो एक लास्ट है हमारा डेंसिटी, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो ये लिख के ले लो आप। तो ये जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है ना, ये आपको सिर्फ कहाँ पे यूज़ होने वाला है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाला है। चलो लिख के ले लो। तो यहीं पे आज हम लोग स्टॉप करेंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा हो गया है फिनिश। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स, सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और 5th चैप्टर ऑक्सीलेशन, 8th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 9th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? और 13 चैप्टर एसी सर्किट, और ये जो 15 चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ये हम लोग ने फिनिश कर दिया, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम प्यारा सा यार, 11th चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इससे पहले जितने चैप्टर नहीं देगा लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऐप में मिल जाएगा, जाके देखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।